गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पार्ट 1 के अंदर चैप्टर 1 में कंप्यूटर का इतिहास देखा था, बराबर। कंप्यूटर का इतिहास देखा था हमने। कंप्यूटर के इतिहास के अंदर हमने देखा था कि सबसे पहले एनियाक बना, बराबर। सबसे पहले एबेकस आया, उसके बाद में नेपियर बोन्स आए गिनती करने के लिए, बाद में स्लाइड रूल आया, बाद में हमारा पास्कल लाइन आया, एनालिटिकल इंजन आया, फिर पंच कार्ड आया। ये क्या था बच्चों? हमारा कंप्यूटर का इतिहास, यानी कंप्यूटर के अंदर गिनती करने के लिए धीरे धीरे कैसे बदलाव आए, समय बीतता गया और वैसे बदलाव आते गए। तो बच्चों उसी तरह कंप्यूटर की पीढ़ियाँ आई, बराबर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी के, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर, चौथी पीढ़ी के, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर, बराबर। जैसे कंप्यूटर के इतिहास बदलाव आया, जैसे गिनती करने के लिए हम पहले एबेकस का उपयोग करते थे, बाद में पास्कल लाइन का उपयोग करते थे, बाद में स्लाइड रूल आया, ऐसे बदलाव होते गए, बराबर। बाद में हुआ एनियाक मशीन का उपयोग हुआ। किसके अंदर? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर एनियाक मशीन का उपयोग हुआ। देखो आपको यहाँ पे दिया गया है, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, वहाँ पे ये एनियाक इंजन बना और उसके माध्यम से क्या हुआ? वैक्यूम ट्यूब आई, बराबर। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर किया गया बच्चों, बराबर। अभी क्या हुआ कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होने लगा। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होने से क्या हुआ कि कंप्यूटर की साइज बड़ी होगी। कंप्यूटर की साइज कितनी होगी? बड़े कमरे जितनी हो गई। और इसके कारण प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में गर्मी ज़्यादा होती थी, गर्मी ज़्यादा होती थी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या था? गर्मी ज़्यादा उत्पन्न होती थी और बराबर, और उसके लिए ऊर्जा की ज़्यादा जरूरत पड़ती थी, बराबर। ऊर्जा ज़्यादा जरूरत पड़ती थी, उसके लिए गर्मी भी ज़्यादा उत्पन्न करता था प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर। और दिखने में वो बड़े थे, साइज कैसी थी उनकी? बड़ी थी, बराबर। तो बच्चों वो काम करने में भी बहुत समय लेते थे और बड़े रूम जैसा दिखता था प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर। देखो आपकी बुक में दिया गया है, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर का फोटो दिया गया है। एनियाक मशीन था, इस तरह से प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे, बराबर, जिसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग हुआ था, बराबर। जिसके वैक्यूम ट्यूब के कारण वो गर्मी ज़्यादा उत्पन्न करते थे और वो गर्मी को कम करने के लिए, कूलिंग यानी कि ठंडा गर्मी को कम करने के लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा की भी ज़रूरत पड़ती थी। फिर बाद में आया बच्चों आपका, उसमें थोड़ा बदलाव किया गया, तो बाद में आया आपके दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर क्या हो गया? तो उसके अंदर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। किसका? ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। उसके कारण क्या हुआ? कंप्यूटर की साइज थोड़ी कम हो गई, साइज क्या हो गई? छोटी हो गई, बराबर। ट्रांजिस्टर का उपयोग करने के कारण दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की साइज कम हो गई, काम करने में थोड़ी आसानी होने लगी। दूसरी बात कि ये कंप्यूटर हमारा, दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर हमारा 200 गुना काम करके देता था। देखो यहाँ पे बताया गया, सॉरी बच्चों 200 गुना नहीं, लेकिन 200 गुना वो छोटा था साइज के अंदर, बराबर। पहला कंप्यूटर एक रूम जैसा था, बड़े रूम जैसा था, लेकिन दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर साइज में छोटा हो गया क्योंकि उसके अंदर ट्रांजिस्टर की टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। यहाँ पे बताया गया बच्चों कि वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा वह 200 गुना छोटा था और उसका विद्युत का उपयोग भी बहुत कम लेता था, यानी कि बिजली का उपयोग भी उसमें कम पड़ता था। इसलिए पहली पीढ़ी के कंप्यूटर से दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति भी ज़्यादा थी, बराबर। और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर क्या उपयोग हुआ? ट्रांजिस्टर। देखो यहाँ पे आपको ट्रांजिस्टर दिख रहा है, ये छोटी छोटी तार जैसी है, सर्किट है, वो उसको ट्रांजिस्टर बोला गया है, बराबर। तो दूसरी पीढ़ी के अंदर बच्चों ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया, इसके कारण साइज छोटी हो गई, बराबर। बाद में धीरे धीरे बदलाव आते समय जाते तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। अभी बच्चों तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग और ट्रांजिस्टर का उपयोग ज़्यादा मात्रा में किया गया, बराबर। इंटीग्रेटेड सर्किट और ट्रांजिस्टर का उपयोग ज़्यादा मात्रा में किया गया, इसके कारण कंप्यूटर खरीदने में थोड़े सस्ते हो गए, यानी कि सस्ते हो गए, और बहुत छोटे हो गए कद में, यानी कि साइज में छोटे हो गए, और हमारे लिए खरीदने में भी थोड़ी उसकी कीमत घट गई, बराबर। इसलिए तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर भी बहुत अच्छी तरह प्रचलित हुए। किसके कारण उसकी साइज कम हो गई? आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट और ट्रांजिस्टर के कारण उनकी साइज में कमी आई।
देखो बच्चों यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक घटक बैठाए गए और आज एक छोटी सी चिप पर हजारों ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक घटक बैठाए जाते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि हजारों छोटी सी चिप के ऊपर हजारों ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक घटक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो बैठाए जाते हैं। इसके कारण क्या होगा कि आकार में अधिक सस्ते हो गए और आकार में छोटे और तेज प्रोसेसिंग वाले हो गए। कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। तो देखो उसके अंदर क्या उपयोग होता था? इंटीग्रेटेड सर्किट। देखो बच्चों इस तरह से वो इंटीग्रेटेड सर्किट होती है बराबर। इसमें छोटे छोटे चिप और तार लगे हुए हैं, वो आपको आकार में बहुत छोटी दिख रही है बराबर। तो इसका उपयोग होता था। अभी बच्चों धीरे धीरे और बदलाव किया गया कंप्यूटर के अंदर, तो बाद में आविष्कार हुआ चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। तो बच्चों चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर क्या था कि माइक्रोचिप प्रोसेसर का ज़्यादा उपयोग हुआ। माइक्रोचिप प्रोसेसर का ज़्यादा उपयोग हुआ। उसके कारण क्या हुआ बच्चों कि कंप्यूटर ज़्यादा साइज में छोटे हो गए और ज़्यादा सस्ते हो गए। इसकी तुलना में ये ज़्यादा छोटे और ज़्यादा सस्ते हो गए कंप्यूटर बराबर। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में बहुत अच्छा बदलाव हो गया बराबर। ट्रांजिस्टर की जगह पे क्या उपयोग किया गया? माइक्रोचिप का उपयोग किया गया और उसके साथ बहुत सारे प्रोसेसर भी जोड़े गए। उसके कारण क्या हुआ? कंप्यूटर की साइज और ज़्यादा छोटी हो गई और कीमत में भी सस्ते हो गए। दूसरी बात उसके साथ साथ उनकी काम करने की तेज़ी में भी बढ़ाव आया बराबर। तो देखो बच्चों यहाँ पे दिया गया है कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर अभी के कंप्यूटर चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर कहा जाता है, जैसे VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी के कारण एक छोटी सी माइक्रो प्रोसेसर चिप पर लाखों की संख्या में इलेक्ट्रॉनिक घटाए गए बराबर। आपने देखो बच्चों कहीं ना कहीं ऐसी सर्किट आपने देखी भी होगी बराबर। ऐसी सर्किट ये देखो आसपास में बहुत सारी सर्किटें जोड़ी गई है बराबर। आसपास में क्या है? बहुत सारी सर्किटें और ये मेन चिप दी गई है आपको। ये मेन चिप दी गई है, उसके साथ साथ आजू बाजू में बहुत छोटी छोटी सर्किटें भी जुड़ी हुई है। इसके कारण क्या हुआ? कंप्यूटर का कद है बहुत घट गया बराबर और कंप्यूटर कीमत में भी सस्ते हो गए। बाद में आविष्कार हुआ पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर क्या था? उसके अंदर लाखों माइक्रोचिप बराबर। इसमें कम मात्रा में थे लेकिन उसके बदले में पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में लाखों मात्रा में चिप और माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होने लगा और इसी के कारण हमारे हाल के जो कंप्यूटर है वो उनकी काम करने की गति तेज है, कीमत में सस्ते हैं। उनका उदाहरण है लैपटॉप और टैबलेट। लैपटॉप और टैबलेट, हम अभी लैपटॉप और टैबलेट कहीं पे भी ले जा सकते हैं, इतने छोटे हो गए कंप्यूटर। देखो बच्चों पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या था? एक बड़े कमरे जैसा वो दिखता था पहली पीढ़ी का कंप्यूटर, लेकिन उसमें धीरे धीरे बदलाव होते होते टेक्नोलॉजी में बहुत सारे बदलाव आते गए और धीरे धीरे कंप्यूटर हमारा बहुत छोटा हो गया। अभी के कंप्यूटर हम टैबलेट यानी कि एक किताब के जैसे आकार में भी कंप्यूटर आता है, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं और कोई भी काम हमारा कहाँ पे भी कर सकते हैं। तो बराबर वो थे टैबलेट और लैपटॉप बराबर। तो ये देखा हमने कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ देखी बच्चों। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, द्वितीय, तृतीय, चौथी और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर बराबर। अब हमें देखना है बच्चों कंप्यूटर के प्रकार बराबर, यानी कि कंप्यूटर के प्रकार कैसे हुए। जैसे पीढ़ियों यानी कि कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी के अंदर जैसे जैसे बदलाव होते गए उनको उनकी पीढ़ियों में बांटा गया, तो उसी तरह कंप्यूटर को उनके प्रकार में भी बांटा गया। तो सबसे पहले आया है हमारा सुपर कंप्यूटर। यहाँ पे आपको 4 कंप्यूटर दिए गए हैं बराबर। 4 प्रकार के कंप्यूटर दिए गए हैं बराबर। एक है हमारा सुपर कंप्यूटर, दूसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। तो हम पहला देखते हैं बच्चों सुपर कंप्यूटर क्या है हमारा। तो देखते हैं सुपर कंप्यूटर यानी कि सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े आकार वाले होते हैं बराबर। सुपर कंप्यूटर क्या है? बहुत बड़े आकार वाले होते हैं, इसलिए उन्हें मॉन्स्टर बराबर क्या कहा जाता है? उन्हें मॉन्स्टर यानी कि भीमकाय के रूप में भी जाने जाते हैं। जैसे पहले एक पीढ़ी के कंप्यूटर बड़े थे, उसी तरह सुपर कंप्यूटर भी आकार में बड़े थे बराबर, आकार में बड़े थे। और यहाँ पे दिया कि उनकी काम करने की स्पीड अच्छी थी, वो जो भी हमें आउटपुट देते थे वो अच्छा देते, अचूकता बराबर। देखो यहाँ पे दिया गया है कि अत्यंत जटिल काम भी वो कुछ ही सेकंड के अंदर करके देते थे। सुपर कंप्यूटर हमारा 20 घंटे का काम 90 सेकंड के अंदर करके देता था बराबर। सुपर कंप्यूटर हमारा 20 घंटे में जो काम होता था वो काम हमारा कुछ ही सेकंड के अंदर 90 सेकंड के अंदर होने लगा। और उसमें क्या क्या कर सकते थे, उनकी काम करने की स्पीड अच्छी थी
अचूकता यानी कि जो भी वो काम करके देते वो स्पष्ट करके देते थे। तो उसके अंदर हम क्या क्या लेते थे, हवामान की जानकारी, भविष्यवाणी यानी कि कहाँ पे ज़्यादा बारिश होने वाली है, मौसम कैसा रहने वाला है, वो सारी जानकारी हम सुपर कंप्यूटर के माध्यम से प्राप्त कर सकते थे। फिर है बच्चों हमारा दूसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, बराबर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है कि ये कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर की तुलना में छोटे हैं, कीमत में महंगे हैं, बराबर। सुपर कंप्यूटर की तुलना में मेन फ्रेम कंप्यूटर हमारे छोटे हैं, कीमत में महंगे हैं और इनका उपयोग कौन करता है, बड़ी बड़ी संस्थाएं में डेटा संग्रह करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर का, बराबर। तो देखते हैं यहाँ पे कि ये मेन फ्रेम कंप्यूटर पे क्या होता है बच्चों, 100 से ज़्यादा लोग एक साथ एक ही कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के ऊपर। देखो ये क्या है, सुपर कंप्यूटर की तुलना में छोटे हैं, बहुत तेज़ भी होते हैं, लेकिन एक कंप्यूटर पर एक समय पर 100 से ज़्यादा लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। तो उसका उपयोग कहाँ पे होता है, तो बड़े उद्योगों के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक सामान यंत्र बनाने के लिए और बड़ी संस्था में डेटा का संग्रह करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। और नेटवर्क को सुरक्षित रखने के लिए भी मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग होता है, डेटा का संग्रह करने के लिए और बड़ी बड़ी संस्था में नेटवर्क को सुरक्षित रखने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग होता है, बराबर बच्चों। हमने ये दो जान लिए, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम। अब हमारा है तीसरा कंप्यूटर का प्रकार है मिनी कंप्यूटर। तो मिनी यानी कि क्या हुआ, छोटा, उससे ही पता चल जाता है मिनी कंप्यूटर क्या हो सकता है। मिनी यानी कि ये कंप्यूटर, ये दोनों कंप्यूटर की तुलना में बहुत छोटे थे, बराबर। उसके ऊपर एक साथ 10 से ज़्यादा लोग काम कर सकते थे, यानी कि एक कंप्यूटर के ऊपर 10 से ज़्यादा लोग काम कर सकते थे। मेन फ्रेम के अंदर क्या था कि एक कंप्यूटर में 100 से ज़्यादा लोग काम कर सकते थे, लेकिन इसके अंदर एक कंप्यूटर के ऊपर 10 से ज़्यादा लोग काम कर सकते थे, बराबर। और दूसरी बात, ये कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता था, तो बैंक में, ऑफिस के अंदर, संस्थाओं के अंदर ये कंप्यूटर का उपयोग होने लगा था। तो हम डिटेल में पढ़ते हैं बच्चों कि मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत छोटे, सस्ते होते हैं, एक ही समय पर 10 से ज़्यादा लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर की तरह मिनी कंप्यूटर का उपयोग भी बैंक में, व्यापारिक संस्थाओं में, सरकारी विभागों में, बड़ी बड़ी संस्थाओं में होता है, बराबर। तो बच्चों, तो इस तरह ये कंप्यूटर का उपयोग बड़ी बड़ी संस्थाओं में होता है, मिनी कंप्यूटर का उपयोग। अब हम आगे बढ़ते हैं, चौथा हमारा प्रकार है कंप्यूटर का माइक्रो कंप्यूटर। तो बच्चों अभी माइक्रो कंप्यूटर तो आप सब लोग जानते ही होंगे। माइक्रो कंप्यूटर क्या है, माइक्रो कंप्यूटर हमारा है टैबलेट है, हमारा घर पे जो कंप्यूटर होता है वो है, ऑफिस के अंदर जो हमारा सिंगल कंप्यूटर रखा होता है वो है, ये माइक्रो कंप्यूटर हो गए। माइक्रो यानी कि क्या, इसके अंदर बहुत कंप्यूटर की काम करने की क्षमता बहुत तेज़ी से हो गई और वो कद में यानी कि आकार में भी बहुत छोटे होने लगे। तो देखते हैं, माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग घर के अंदर, पाठशालाओं में तथा ऑफिसों में होने लगा। मिनी कंप्यूटर से इसकी कीमत बहुत कम होती है। इस समय पर एक ही समय पर ही व्यक्ति का उसका उपयोग, एक ही समय पर एक ही व्यक्ति उसका उपयोग कर सकता है। डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए, संग्रहित करने के लिए, हिसाब रखने के लिए, नाम, पता, फ़ोन नंबर इत्यादि डेटा रखने के लिए, संगीत सुनने के लिए इस कंप्यूटर का उपयोग होता है। उसके अंदर माइक्रो पर्सनल कंप्यूटर के 3 प्रकार आते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर और हैंड हेल्ड कंप्यूटर। तो बच्चों इसके अंदर और 3 प्रकार है, माइक्रो कंप्यूटर के अंदर 3 प्रकार है, वो आप सबको याद रह जाएंगे, आसान है। लैपटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर और हैंड हेल्ड कंप्यूटर। हैंड हेल्ड यानी कि हम हाथ में ले जा सकते हैं, ऐसा कंप्यूटर भी है हाल में, बराबर, जो टैबलेट जैसा होता है। टैबलेट जैसा कंप्यूटर होता है उसे हैंड हेल्ड कंप्यूटर बोला जाता है। और उसके अलावा 2 है हमारे, लैपटॉप और डेस्कटॉप। डेस्कटॉप यानी कि क्या, हमारे घर में जो कंप्यूटर होता है, बराबर, उसे डेस्कटॉप बोला जाता है, बराबर। पर्सनल कंप्यूटर यानी कि हमारा पर्सनल, हम एक ही आदमी उसको उपयोग कर सकते हैं, इसलिए वो पर्सनल कंप्यूटर बोला जाता है। लैपटॉप को भी पर्सनल कंप्यूटर बोला जा सकता है, बराबर। तो बच्चों, तो हमने आज देखा कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हैं, बराबर, बाद में कंप्यूटर के प्रकार देखे, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर, बराबर। सभी की एक दूसरे के साथ हमने तुलना भी की, बराबर। ये 20 घंटे का काम 90 सेकंड में करके देते थे, क्या क्या काम होता था हमारा, हवामान की जानकारी देते थे, बराबर। फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर छोटे होते हैं, महंगे होते हैं, बड़ी बड़ी संस्था के अंदर ये डेटा संग्रह के लिए काम इसका होता था। फिर है मिनी कंप्यूटर, बहुत ही छोटे थे, एक कंप्यूटर के ऊपर 10 से ज़्यादा लोग उसका उपयोग कर सकते थे और उसका काम बैंकों में, ऑफिस के अंदर, संस्था के अंदर होने लगा।
फिर है बाद में आविष्कार हुआ माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर बहुत ही छोटे थे, ऑफिस के अंदर हम उपयोग कर सकते थे, स्कूल के अंदर, हमारे घर के ऊपर, घर के भी हम इसका काम कर सकते हैं मिनी कंप्यूटर का। और वो यानी कि कंप्यूटर ले जाने में और लाने में बहुत आसानी हो गई, क्योंकि उनका कद बहुत छोटा हो गया मिनी कंप्यूटर का, और वो कीमत में भी बहुत सस्ते हो गए। ये तीनों कंप्यूटर की तुलना में माइक्रो कंप्यूटर बहुत सस्ते हो गए, उसका हम घर पे भी उपयोग कर सकते थे, बराबर। और इसके कितने प्रकार है? 3 प्रकार है, हैंडहेल्ड कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर और डेस्कटॉप पीसी, बराबर। तो बच्चों ये चैप्टर 1 के अंदर हमारा ये पार्ट 2 का वीडियो, जो लोग जूम मीटिंग में नहीं ज्वाइन हुए वो लोगों को ये वीडियो देखना है और अच्छे से पढ़ना है। तो चैप्टर 1 बच्चों हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, बराबर। चैप्टर 1 मैंने जूम मीटिंग में पढ़ा दिया है, और चैप्टर 1 मैंने 2 पार्ट के अंदर वीडियो भी आपको बना दिए गए। अगर कोई भी बच्चा जूम मीटिंग में ज्वाइन नहीं हुआ है तो वो ये दोनों चैप्टर 1 के दोनों वीडियो देख सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हो, बराबर।